नमस्कार। इस वक्त एक खबर आ रही है। वैसे खबर दोपहर को ही आई थी, लेकिन भारत सरकार की चुप्पी के बाद लगा कि इस खबर पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर बात सोना बेचने की है। वो दौर था जब सोना गिरवी रखा गया था। चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे। बड़ी चर्चा हुई थी कि देश का ये माली हालत हो गई कि हमें सोना गिरवी रखनी पड़ी। तो हमने गिरवी रखा और फिर वो सोना वापस भी लाए। देश के आर्थिक हालात ठीक हुए थे। लेकिन देश के इतिहास में कहा जा रहा है कि पहली बार सोना हम बेचने पर मजबूर हुए हैं। वो भी 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो नहीं। जितनी बड़ी राशि में सोना बेची गई है वो कल्पना से परे की बात है। मतलब देश की पूरी इकोनॉमी वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें ले लेंगे, कह सकते हैं। ये 5 महीने के चुनाव के दौरान जो अनदेखी की गई, चुनाव जीतने को लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस का जो दाम में बढ़ोतरी हुई और उस दौरान जो सरकार ने चुप्पी साधे रखी, हमें लगता है कि उसका भी एक बड़ा असर है। हम युद्ध को लेकर तैयार ही नहीं हो पाए। अब जो स्थिति है सामने है। मीडिया रिपोर्ट में ये खबर आई है, लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी रिजर्व बैंक या भारत सरकार के वित्त विभाग या किसी मंत्रालय ने अभी तक खंडन नहीं किया है कि देश सोना बेचा नहीं है। हम सीधे चलेंगे अभिषेक जी के साथ दिल्ली। अभिषेक जी इस खबर पर अपडेट है और लगातार इस खबर पर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, आरबीआई क्या कुछ कहने की स्थिति में है या नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर, भारत लेवल पर जो इकोनॉमिक्स है उनका क्या कहना है, सीधे जानने के लिए चलेंगे दिल्ली अभिषेक जी के पास। सवाल कर लेते हैं। अभिषेक जी, क्या है खबर? दिल्ली पूरा गर्मा गई है। संतोष जी, बड़ी खबर यह आ रही है कि रिजर्व बैंक ने अपने इतिहास में पहली बार अपना गोल्ड रिजर्व बेचा है। और गोल्ड रिजर्व भी कोई 50-100 करोड़ का नहीं बेचा है, 12 अरब डॉलर का, 12 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व बेचा है। 12 बिलियन डॉलर एक मामूली रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। 12 अरब डॉलर का गोल्ड रिजर्व बेचने का मतलब है कि रिजर्व बैंक इस देश के आर्थिक हालात को लेकर इतना मजबूर हो गया है कि अब उसके सामने कोई चारा नहीं है। एक दौर में जब सोना सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा गया था, तब पूरे देश में भूचाल आ गया था। लोग प्रधानमंत्री पर एक अफवाह चल गई कि प्रधानमंत्री नहीं सोना बेच करके खा गया। कुछ सोना चंद्रशेखर के कार्यकाल में, कुछ नरसिम्हा राव के शुरुआती दौर में गिरवी रखा गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जो बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सुधरने के बाद वापस मंगा लिया गया था। लेकिन आज इतनी खराब नौबत आ जाएगी। मैं आप ही से जानना चाहता हूं संतोष जी, आपने कभी सोचा था कि रिजर्व बैंक जो इस देश की थाती है, इस देश की संपत्ति की, वो रिजर्व बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बेचने पर मजबूर हो जाए और मार्केट से डॉलर खरीदने के लिए गोल्ड रिजर्व बेचा जाए? ये स्थितियां तो बहुत खतरनाक है। सरकार बोल नहीं रही है, लेकिन सिर्फ मई महीने के दरमियान जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कर रही है कि मई महीने के दरमियान ही 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया गया। रिजर्व बैंक के पास किस तरह की संपत्ति होती है वो दर्शकों को जानना जरूरी है। एक बैंक का सीआरआर होता है। सभी बैंकों का एक सेंट्रल बैंक है, एक तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, सबकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। रिजर्व बैंक के पास बैंकों का सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को भी तय करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास कुछ सरकार के बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास गोल्ड रिजर्व होता है, 2 तरह का गोल्ड। एक गोल्ड जो रिजर्व बैंक खरीद के रखता है आपात स्थितियों के लिए, कि गिरवी रखना पड़ जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए। और एक होता है कि जैसे कस्टम के लोग कहीं जब्त करते हैं, कहीं से जो चोरी का सोना पकड़ा जाता है, जो स्मगलिंग करके आता है, वो भी चला जाता है रिजर्व बैंक के पास, तो कन्फिस्केटेड गोल्ड भी होता है। 91 में जब गिरवी भी रखा गया था तो रिजर्व बैंक की तरफ से एक बयान आया कि हमने अपना रिजर्व नहीं रखा है, जो उसके पास रिजर्व है वो नहीं रखा है, जो जब्ती का सोना है वही हमने गिरवी रखा है। लेकिन बेचने की बात कोई कल्पना से परे है सर। आप सोच नहीं सकते कि इस देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो गई है कि डॉलर खरीदने के लिए, जैसे गांव में होता है कि किसी जमींदार की हवेली बहुत जर्जर हो गई है, मेंटेन कराने की स्थिति में नहीं है, उस जमींदार के घर में लड़की की शादी करनी है, पैसा नहीं है, खाने पर आफत है, तब जाकर घर के महिलाएं सुनार के दुकान में जाती है और वहां पर अपने घर का गहना गिरवी रखती है। बेचने की नौबत भी गांव में तभी आती है
या जमीन को भी गिरवी रखा जाता है। लेकिन ये बेचने की नौबत आ गई, इसका साफ मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ही खराब दौर में है। वो क्राइसिस अब फिलहाल दूसरे किसी माध्यम से सुधर नहीं सकता है। सवाल यह है कि रिजर्व बैंक की इस गोल्ड की अब भरपाई कैसे होगी, क्योंकि ये स्थिति तो एक दिन में सुधरनी नहीं है। अगर 10 दिन में, 1 महीने में सुधरनी होती तो सरकार फिर से गिरवी रख देती किसी इंटरनेशनल बैंक के पास, IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, या किसी दूसरे देश के बैंक के पास, अमेरिका के किसी बैंक के पास, और उससे गोल्ड वो डॉलर ले लेती। लेकिन यहां ओपन मार्केट में डॉलर के लिए बेचना क्या खराब स्थिति है, और ये खराब स्थिति क्यों है, जरा इस पर नजर डालिए। तो सबसे ज्यादा विचित्र स्थिति तब दिखाई देती है संतोष जी, मैं देख रहा था आंकड़ों को कि दुनिया में किसी भी देश में मनी जनरेट करने का काम, कैपिटल जनरेट करने का काम कौन करता है? आपकी कार्यशील जनसंख्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। 15 से लेकर के 65 की आबादी, 15 से 65 की आबादी में चीन की औसत आयु 42 साल है, मतलब उसके पास ग्रे पॉपुलेशन है, और आपके पास सबसे स्वर्णिम स्थिति है, गोल्डन एरा है, 30 साल से कम है, 28 साल है इस देश में औसत आयु 15 से 50 के लोगों के बीच की, 15 से 65 के बीच की औसत आयु जो जनसंख्या की है 28 साल है। मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा काम करने वाली नौजवान आबादी आपके पास है, और आप सोना बेच रहे हैं। इसका सीधा मतलब है, ये कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपकी आर्थिक नीति फेल है। आप 12 सालों से देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप 12 सालों से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पैसा बांटकर जीतने का उपक्रम कर रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लग रही है, कोई रोजगार के साधन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है। पैसा लो, घर में आराम करो, इससे ही आपने पूरी अभिषेक जी, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे कि ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में स्टेट का, मतलब जो राज्य सरकारें हैं, उनकी क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, राज्य सरकारों की स्थिति तो ज्यादातर की, खास करके कंज्यूमर स्टेट की स्थिति, दो तरह के स्टेट GST के समय चर्चा किए गए। प्रोड्यूसर स्टेट जिन्हें कहा गया, जहां कुछ कम से कम मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा बहुत गुजरात का इलाका, तमिलनाडु का इलाका तो है ही। इन सब राज्यों को कहा गया कि प्रोड्यूसर स्टेट है। अभी अभिषेक जी, लेकिन जो कंज्यूमर स्टेट है, बिहार, यूपी जैसे स्टेट, उनकी वित्तीय स्थिति पहले से खराब है। अब सवाल यह है कि इस बार तो जाके 12,000 करोड़ रुपए सम्राट चौधरी की सरकार मांग करके ले आई है लोन रिजर्व बैंक से। अगले महीने से वो लोन कैसे देगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लोन लेने के लिए बैंकों पर CRR बढ़ाया जाएगा कि 1.5% कैश रिजर्व रेशियो और ज्यादा हमारे पास रखो? मान लीजिए कि CRR अगर 15% है, तो CRR का मतलब क्या हुआ? कैश रिजर्व रेशियो, यानी किसी बैंक की संपत्ति अगर 1 लाख करोड़ है तो उसको अपनी 15% संपत्ति रिजर्व बैंक के पास रखनी होगी। यही होता है CRR का मतलब। रिजर्व बैंक उतना इसलिए रखता है ताकि बैंकों को कंट्रोल करने में आसान हो। अब सवाल है कि रिजर्व बैंक वो तो कोई पैसा पैदा करता नहीं है, वो तो आपका हमारा खाता खोलता नहीं है, वो पैसा कहां से देगा? वो इन्हीं बैंकों से लेता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो या ग्रामीण बैंक हो। अब सवाल यह है कि रिजर्व बैंक फिर बैंकों पे दबाव बढ़ाएगा। राज्य सरकारें कटोरा लेके पैसा मांगने पहुंचेंगी तो उसके पास तो कोई कारू का खजाना तो नहीं है ना, या सोना बेच के राज्य सरकारों को तो नहीं देगी वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चूंकि इंस्टेंट है, तत्काल करना है, कोई चारा नहीं है। हमें तो लगता है कि कहीं ऐसी नौबत, अब धीरे धीरे खुलासा होगा इसका, ऐसी नौबत तो नहीं है कि कोई व्यक्ति गिरवी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई बैंक, कोई अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संस्था इंडिया के गोल्ड को कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरवी लेने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये तो ऑलरेडी एक डूबा हुआ चेक है, इसको कौन उठाएगा? पैसा भी रिटर्न नहीं होगा आसानी से, सोना ही रखना पड़ेगा घर में। ये स्थिति तो नहीं आ गई है, क्योंकि इस पर तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सवाल यह है कि अब राज्य सरकारों को पैसा लेने के लिए फिर बैंकों पे दबाव बनाएगी रिजर्व बैंक। अगर राज्य सरकारें कटोरा लेके पहुंचेंगी तब उनको कहेगी कि अच्छा CRR आपका, मान लीजिए, मुझे पता नहीं है CRR कितना है, देखना पड़ेगा आंकड़ा, लेकिन CRR मान लीजिए कि अगर 15%, तो कहेगी चलिए अब 17% कीजिए, 2% और पैसा सारे बैंक हमारे पास रखिए। अब फिर वही पैसा बांटेगी राज्य सरकारों को। मतलब आप कह सकते हैं कि यह देश जो है आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ चला है। आर्टिकल 352 आर्थिक आपातकाल अभी तक इम्पोज नहीं किया गया है देश में कभी भी। हो सकता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए इस हालात का ऐलान करें, और सबका ठीकरा भक्तों के माध्यम से बताने की कोशिश होगी कि ईरान में जो युद्ध हुआ है उसी वजह से है। अरे इसके पहले भी खाड़ी युद्ध हुआ था 90-91 में,
एयरलिफ्ट नाम की जो फिल्म बनी थी वो आपने देखी होगी, उसी पर हुआ था। इसके पहले भी 2003 में खाड़ी युद्ध हुआ, इसके पहले भी अफगानिस्तान में युद्ध हुआ है, कहां युद्ध नहीं हुआ है, वियतनाम युद्ध हुआ है। वो एक तात्कालिक कारण है कि आपकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, जो रिक्टर स्केल पर 2 और 3 वाले भूकंप से भी गिरने वाली थी। आमतौर पर जब तक 6.5-7 का भूकंप नहीं आता है तब तक ढंग का मकान नहीं गिरता है, लेकिन आपका मकान इतना जर्जर हो चुका है कि अगर सिर्फ हल्का सा भी आता है 2 और 3 रिक्टर स्केल वाला भूकंप, जो जल्दी पता नहीं चलता है, उसमें भी मकान गिरने लगती है। जी, मतलब भवन गिरने वाली स्थिति में आ गई है। और क्या कहा जाए इसके बारे में, कोई उपयुक्त शब्द नहीं पता चल पा रहा है क्या दिया जाए इसको, क्योंकि कोई भी आदमी से समझ सकता है कि रिजर्व बैंक अपने इतिहास में पहली बार गोल्ड को मॉर्टगेज करने की जगह बेचने की स्थिति में आ गया, तो हालात कितने खराब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये हमारे साथ अभिषेक जी थे दिल्ली से। एक बात तो तय है कि सोना बेचने की जो खबर है, उस खबर को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई खंडन नहीं आया है, और अगर सोना बेची गई है तो तय मानिए कि चंद दिनों के अंदर इस देश में आर्थिक आपातकाल घोषित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देख ही रहे हैं बिहार की स्थिति, पेंशन तक भुगतान नहीं हो रहा है, कॉलेज स्कूल में शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार पैसे के प्रबंध करने में अलग अलग टैक्स लगाने पर सोच रहा है, जमीन से लेके सभी चीजों में टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। सवाल यह है कि जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो जनता के पास पैसा कहां से आएगा। मतलब जितना रेवड़ी बांटे है ना, उस सारे रेवड़ी का अब फलाफल सामने आ गया है। चलिए, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।